गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास है मौर्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था एवं कर। तो दोस्तों मौर्य काल के अंदर भूमि के प्रकार कितने थे? भूमि के प्रकार। तो दोस्तों भूमि में एक था राजकीय भूमि। क्या? राजकीय भूमि। और ये हो गई निजी भूमि। तो राजकीय भूमि है, इसमें इस भूमि से जो प्राप्त आय था उसको सित्ता कहते थे। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या बोलते थे? सित्ता। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सित्ता कहते थे। और निजी भूमि है, इस भूमि से प्राप्त आय को भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। भूकर से मुक्ति को उद्बलिक परिहार कहा जाता था। तो भूकर है, उसकी मुक्ति को उद्बलिक परिहार कहा जाता था। भूकर से मुक्ति को क्या कहा जाता था दोस्तों? उद्बलिक परिहार आदि कहा जाता था। उद्बलिक परिहार आदि कहा जाता। किसको? भूकर से मुक्ति को। दोस्तों कच्चा माल देने वाला गांव है वो कुप्य कहलाते थे। कच्चा माल देने वाला गांव क्या कहलाता था? कुप्य। कच्चा माल देने वाला गांव वो था दोस्तों कुप्य। तो दोस्तों कच्चा माल देने वाला गांव को क्या कहते थे? कुप्य। और भूकर से मुक्ति को उद्बलिक या परिहार कहा जाता था। और राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सित्ता और निजी भूमि से प्राप्त आय को भाग कहा जाता था। दोस्तों अपन पढ़ते हैं मौर्यकालीन करों के प्रकार। करों के प्रकार। दोस्तों एक कर था प्रणय। जो प्रणय कर है दोस्तों ये आपातकालीन कर था। क्या था? आपातकालीन कर। तो आपातकालीन कर को क्या बोलते थे? प्रणय। एक तो दोस्तों हिरण्य। हिरण्य दोस्तों ये नगद कर था। क्या था? नगद कर। नगद कर। एक था दोस्तों विष्टि। विष्टि दोस्तों जो ये विष्टि था इसको बेगार को विष्टि बोलते। जो बेगार लेता था उसको विष्टि बोलते थे। और तेर दे दोस्तों ये पुल पार कराने पर लगने वाला कर था। पुल पार करने पर लगने वाला कर। पुल पार करने पर लगने वाला कर को तेर दे बोला जाता था। एक था दोस्तों परहीनक। परहीनक है दोस्तों ये चराई कर था। क्या था? चराई कर। तो चराई कर को क्या बोलते? परहीनक। एक था उद्योग भाग। उद्योग भाग। जो उद्योग भाग है दोस्तों ये राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर था। राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर। तो राज्य द्वारा लिया गया सिंचाई कर कौन क्या कहलाता था? उद्योग भाग। एक दोस्तों था प्रवेश्य। प्रवेश्य ये दोस्तों आयात कर था। क्या था? आयात कर। प्रवेश्य मतलब आयात कर था। तो ये कितना था दोस्तों? ये 20% था। कितना? 20% था। आयात कर था और 20% था। तो दोस्तों करों के प्रकारों में अपन इनकी पहले चर्चा करते हैं। तो प्रणय है ये आपातकालीन कर था। तो आपातकालीन करों को क्या बोलता था? मौर्य काल के अंदर आपातकालीन करों को प्रणय कहा जाता था। और नगद कर था उसको हिरण्य। नगद कर हिरण्य। विष्टि वेगार को। तो विष्टि किसको बोलते? वेगार को। तेर दे पुल पार करने पर लिया जाना वाला कर। तो पुल पार करने पर जो लिया जाने वाला कर था वो तेर दे। और चराई कर था उसको परहीनक। परहीनक कौन सा कर था? चराई कर। उद्योग भाग राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर। राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर उद्योग भाग।
राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर था उद्योग भाग। और प्रवेश था आयात कर, क्या था आयात कर, और ये 20% लिया जाता था। तो दोस्तों जो प्रवेश था वो आयात कर था। तो निर्यात कर को क्या बोलते थे, निर्यात कर को बोलते दोस्तों निष्क्राम्य। निष्क्राम्य मतलब निर्यात कर। एक तो दोस्तों दुर्ग, ये नगरों से प्राप्त आमदनी थी, नगरों से प्राप्त आमदनी को दुर्ग बोला जाता था, नगरों से प्राप्त आमदनी को दुर्ग बोला जाता था। नगरों से प्राप्त आमदनी उसको दुर्ग बोला जाता था। तो दोस्तों एक था राष्ट्र, क्या था राष्ट्र। जो राष्ट्र करता वो था दोस्तों देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय, देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय, देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय। तो देहात वो देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय राष्ट्र। एक था दोस्तों चोर रज्जू, चोर रज्जू। चोर रज्जू करता दोस्तों चौकीदार या पुलिस कर, क्या था चौकीदार या पुलिस कर। चौकीदार या पुलिस कर को क्या बोला जाता था चोर रज्जू। एक दोस्तों कर था मुस्सिका कर, मुस्सिका कर। मुस्सिका किसे बोलते दोस्तों चूहे को। तो ये अपना पता चलता है कि मुस्सिका कर है, ये प्लेग फैलने पर प्लेग फैलने पर ये कर लगाया जाता था। किस पे लगाया था प्लेग फैलने पर, प्लेग फैलती थी उस टाइम ये कर लिया जाता था, प्लेग फैलने पर। तो निष्क्राम्य मतलब निर्यात कर, निर्यात कर को निष्क्राम्य, और देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय को राष्ट्र, और नगरों से प्राप्त आमदनी को दुर्ग। और चोर रज्जू था ये चौकीदार या पुलिस करता, तो चौकीदार या पुलिस कर चोर रज्जू। और प्लेग फैलने पर लिया जाने वाला कर था वो था मुस्सिका कर। दोस्तों अपन अब पढ़ते हैं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। मौर्य काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार था। तो दोस्तों आपको पता है कि मेगस्थनीज है वो मौर्य समाज में 7 जातियों को उल्लेख करता है। मेगस्थनीज है वो मौर्य काल में 7 जातियों का उल्लेख करता है। मेगस्थनीज कितनी जातियों का उल्लेख करता है समाज के अंदर, 7 जातियों का उल्लेख करता है ये। तो 7 जातियां कौन कौन सी का उल्लेख करता है दोस्तों, ये एक तथा शिकार, शिकारिया या अहीर। इसको दोस्तों शिकारी अहीर को ही दोस्तों चरवा बोलते थे, क्या बोलते थे चरवा। दूसरा था दोस्तों शिल्पी, क्या बोलता शिल्पी। तीसरा था दोस्तों योद्धा, योद्धा को क्या बोला जाता है और सैनिक। 4 प्रकार का जो बताया अपन को होता है दोस्तों गुप्तचर, गुप्तचर। और 5 प्रकार का था होता कर्षक, क्या था कर्षक। और 6 प्रकार का था होता मंत्री या पार्षद। और 7वां था दार्शनिक, दार्शनिक। तो दोस्तों मेगस्थनीज ने मौर्य समाज में 7 जातियों का उल्लेख करता है। कितनी जातियों का उल्लेख करता है मेगस्थनीज, 7 जातियों का। कौन कौन सी जातियों का उल्लेख करता है, शिकारी, अहीर एवं चरवा, ये एक ही है। एक था शिल्पी, एक योद्धा, योद्धा या सैनिक। एक था गुप्तचर, 5वां प्रकार था कर्षक, 6वां प्रकार था मंत्री या पार्षद, 7वां था दार्शनिक। इन 7 जनजातियों का उल्लेख मौर्य समाज के अंदर मेगस्थनीज करता है दोस्तों। मेगस्थनीज दोस्तों दार्शनिक है, इसको मंडनिकोर एवं सिकंदर के बीच वार्तालाप का विवरण दिया है। तो मेगस्थनीज ने दार्शनिक मंडनिकोर। तो दोस्तों ये जो मेगस्थनीज है ये इसने एक दार्शनिक था, उसका नाम था दोस्तों मंडनिकोर, बेटनिकोर। तो दोस्तों मेगस्थनीज कहता है कि जो एक दार्शनिक था मेडनिकोर इस और एवं सिकंदर के बीच, मतलब ये दार्शनिक मेडनिकोर और सिकंदर इनके बीच वार्तालाप हुई थी, दार्शनिक मेडनिकोव और सिकंदर के बीच वार्तालाप हुई, उसका उल्लेख मेगस्थनीज करता है।
दोस्तों शूद्रों को वार्ता संबंधी अधिकार सबसे पहले गौतम ने दिया था। तो शूद्रों को वार्ता संबंधी अधिकार सबसे पहले किसने दिया था? गौतम ने। दोस्तों मौर्य कालीन महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिला स्थिति। दोस्तों कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने दोस्तों कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। और तलाक को दोस्तों मोक्ष का है। क्या कहा है? तलाक को मोक्ष। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है और तलाक को मोक्ष कहा है। कौटिल्य ने महिलाओं को अनिष्कासिनी, जो घर के बाहर न निकले, ए सूर्य पश्चात, जिसे सूर्य भी नहीं देख पाए, कहा है। कौटिल्य ने महिलाओं को क्या कहा है दोस्तों? अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी का अर्थ होता है दोस्तों जो घर से बाहर न निकले। एक ए सूर्य पश्या, मतलब जो सूर्य को भी नहीं देख पाए। तो कौटिल्य ने महिलाओं को अनिष्कासिनी मतलब अर्थात जो घर से बाहर न निकले, ए सूर्य पश्या अर्थात जिसे सूर्य भी नहीं देख पाए, कहा है। किसने कहा है? कौटिल्य ने। दोस्तों मौर्य काल के अंदर जो गणिकाएं थी, गणिकाएं, ये गणिकाएं दोस्तों वो थी जो राजकीय सेवार्थ नियुक्त महिलाएं। तो राजकीय सेवार्थ नियुक्त महिलाएं क्या थी? गणिकाएं। ये राजकीय सेवार्थ नियुक्त महिलाएं थी। एक थी दोस्तों रूपजीवा। क्या थी? रूपजीवा या रूपाजीवा। जो रूपाजीवा थी दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली या वेश्याओं का अपना संगठन था। ये दोस्तों रूपाजीवा है, ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी और वेश्याओं का अपना एक संगठन था। और इसको वेश्याओं के जो संगठन था उसके जो अध्यक्ष था उसको दोस्तों बोलते थे बंदिक पोषक। बंदिक पोषक कौन था दोस्तों? बंदिक पोषक किसको बोलते थे? जो वेश्याएं थी उनका जो संगठन था उसका जो अध्यक्ष था उसको बंदी पोषक बोला जाता था। दोस्तों एक था सम्रांगणियां। सम्रांगणियां सम्रांगणियां दोस्तों ये चंद्रगुप्त की सुरक्षा में नियुक्त महिलाएं या अंगरक्षक थी। ये चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए नियुक्त थी। चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त महिला अंगरक्षक थी उसको सम्रांगणियां कहा जाता था। मेगास्थनीज या कौटिल्य दोनों ने इसका उल्लेख किया है। तो मेगास्थनीज या कौटिल्य दोनों ने इनका उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए? कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए। 9 प्रकार के दास बताए हैं। दोस्तों मौर्य काल में मनोरंजन की व्यवस्था क्या थी? मनोरंजन। तो दोस्तों मौर्य काल में मनोरंजन के लिए परवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह था। परवहन क्या था? परवहन था एक प्रकार का सामूहिक समारोह है। तो मौर्य काल के अंदर जो सामूहिक समारोह था वो था परवहन। दोस्तों मनोरंजन के लिए मौर्य काल में एक था वाग जीवन। वाग जीवन था दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की बोलियां निकालने वाले थे। तो विभिन्न प्रकार की जो बोलियां निकालने वाले थे, बोलियां निकालने वाले, उसको बोलते थे दोस्तों वाग जीवन। एक था दोस्तों कुशी लव। कुशी लव था दोस्तों ये तमाशा दिखाने वाले थे। तो तमाशा दिखाने वालों को क्या बोला जाता था? कुशी लव, तमाशा दिखाने वाले। और दोस्तों मदारी को दोस्तों बोलते थे सौभिक। सौभिक, सौभिक कौन था? मदारी। और दोस्तों जादूगर को दोस्तों बोलते थे कुहक। जादूगर को क्या बोलते? कुहक। तो जादूगर था ये कुहक। और दोस्तों एक जो रस्सी पर चलने वाले थे उसको बोलते पल्लवक। पल्लवक।
प्लवक कौन था? जो रस्सी पर डांस वास करते हैं ना, वो रस्सी पर नाचने वाले, रस्सी पर नाचने वाले। एक दोस्तों था अदिति कौशिक। क्या था? अदिति कौशिक। अदिति कौशिक था दोस्तों देवताओं, सर्पों आदि का चित्र दिखाकर मनोरंजन करने वाले। तो अदिति कौशिक कौन थे? ये थे देवताओं, सर्पों आदि के चित्र दिखाकर मनोरंजन करते थे। तो दोस्तों मनोरंजन के मौर्य काल के अंदर जो एक प्रकार का सामूहिक जो समारोह था वो था पर्वण। तो सामूहिक समारोह पर्वण। वाग जीवन, विभिन्न प्रकार की बोलियां निकालने वाले वाग जीवन। कुशीलव, तमाशा दिखाने वाले कुशीलव। सौभिक, मदारी को सौभिक, जादूगर को कुहक, और रस्सी पर नाचने वाले प्लवक। अदिति कौशिक ये थे देवताओं, सर्पों आदि के चित्र दिखाकर मनोरंजन करने वाले। दोस्तों अपन अब पढ़ते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने कितने प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है। फसलों का उल्लेख किया है। दोस्तों ये चावल की फसल को सर्वोत्तम बताते हैं, और एक है उसको सबसे निकृष्ट, मतलब सबसे कमजोर। चावल को उत्कृष्ट, चावल को तो एकदम सबसे उत्कृष्ट, और जो ईख है इसकी फसल को सबसे निकृष्ट बताते हैं। ईख को सबसे निकृष्ट और चावल को सबसे उत्कृष्ट बताते हैं। कौटिल्य ने 3 फसलों का उल्लेख किया है। दोस्तों मौर्यकालीन प्रधान उद्योग है वो सूत काटना एवं बुनना था। तो मौर्यकालीन प्रधान उद्योग क्या था? मौर्यकालीन प्रधान उद्योग था दोस्तों सूत काटना व बुनना। मतलब सूत काटना है, बुनना है, ये मौर्यकालीन प्रधान उद्योग था। दोस्तों बंग का मलमल है, बंग का मलमल। कहाँ का? बंग का मलमल। बंग का मलमल और नेपाल का कंबल प्रसिद्ध था। बंग का तो मलमल और नेपाल का कंबल मौर्य काल में प्रसिद्ध था। तो बंग का तो मलमल और नेपाल का कंबल ये दोनों प्रसिद्ध थे। सोम है दोस्तों, सोम। दोस्तों सोम है ये एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। क्या था? रेशमी वस्त्र। सोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। दुक्कुल है दोस्तों, दुक्कुल ये दोस्तों सफेद एवं चिकना कपड़ा था। सफेद एवं चिकना कपड़ा, सफेद एवं चिकना कपड़ा। तो दोस्तों ये दुक्कुल है, ये सफ़ेद एवं चिकना कपड़ा था, और इसका जो निर्माण है वो पेड़ों की छाल से होता था। किससे होता था? पेड़ों की जो छाल होती है उससे दुक्कुल का निर्माण होता था। तो दोस्तों जो प्रधान उद्योग है मौर्य काल के अंदर वो था सूत काटना या बुनना, और बंग का मलमल और नेपाल की कंबल दोनों प्रसिद्ध है। और सोम है एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था, और सफ़ेद और चिकना कपड़ा को दुक्कुल बोलते थे। और दुक्कुल का निर्माण है दोस्तों वो कब? पेड़ों की छाल से होता था। किस होता? पेड़ों की छाल से। अब पढ़ते हैं दोस्तों मौर्यकालीन बंदरगाह है। दोस्तों मौर्य काल में बारबेकिकम है, ये एक सिंध का बंदरगाह था। कौन सा? बारबेरिकम। बारबेरिकम था दोस्तों, ये सिंध का बंदरगाह था। कहाँ का? सिंध का बंदरगाह। तो सिंध का बंदरगाह कौन सा था? बारबेरिकम। दोस्तों एक आपने सुना होगा भृगुकच्छ या भेड़ोच, ये दोस्तों बंदरगाह है। इसको यूनानियों ने वेरिगाचा कहा है। यूनानियों ने क्या कहा दोस्तों? यूनानियों ने वेरिगाचा कहा है। तो दोस्तों जो भृगुकच्छ या भेड़ोस बंदरगाह है उसे यूनानियों ने वेरिगाचा कहा है। एक था दोस्तों सोपारा।
दोस्तों सोपारा है ये बंदरगाह को प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम सोपारा का जो प्राचीन नाम है ये दोस्तों था सुपारक। क्या था? सुपारक। दोस्तों व्यापार का जो स्रोत अधिकारी था, व्यापार का स्रोत अधिकारी, व्यापार का जो स्रोत अधिकारी था दोस्तों उसे बोलते प्रणाध्यक्ष। तो दोस्तों मौर्य बंदरगाहों में, दोस्तों मौर्यकालीन बंदरगाहों में बारबेरिकम है, ये एक सिंध का बंदरगाह था। बारबेरिकम कहाँ का था? सिंध का बंदरगाह था। और भृंगुकच्छ या भेड़वंश है, इस बंदरगाह को यूनानियों ने विवेरिका कहा है। और सोपारा है दोस्तों, इस बंदरगाह का प्राचीन नाम सुपारक था। और व्यापार का जो स्रोतम अधिकारी था वो था प्रणाध्यक्ष। तो दोस्तों अपन एक पढ़ते हैं द्रोण। ये द्रोण है, ये अनाज माप का एक पैमाना था। क्या था? अनाज माप का पैमाना, अनाज माप का पैमाना। ये अनाज माप या पैमाना, तो अनाज का जो माप या पैमाना करते थे वो किसे करते थे? द्रोण से। दोस्तों एक आपने सुना होगा निवर्तन। निवर्तन था दोस्तों भूमि माप का एक पैमाना, भूमि माप का पैमाना। दोस्तों एक था ए रत्नी, ए रत्नी, ये था दोस्तों वर्षा मापने का उपकरण, बारिश मापने का उपकरण, वर्षा मापने का उपकरण। दोस्तों बांटू के मानकीकरण का निरीक्षक है वो मानाध्यक्ष कहा जाता था उसे, जो कि पोतवाध्यक्ष के अधीन था। बांटू का जो मानकीकरण है, मतलब बाट होते थे ना, बाट है, उसका मानकीकरण करते थे। बाटू का मानकीकरण है, बाटू का मानकीकरण, उसका जो निरीक्षक होता था, बाटू का जो माप तोल करने का जो निरीक्षक होता था उसको मानाध्यक्ष कहते थे। क्या बोलते थे? मानाध्यक्ष। और ये मानाध्यक्ष है दोस्तों, ये किसके अधीन था? ये था दोस्तों पोतवाध्यक्ष के अधीन, पोतवाध्यक्ष के अधीन। तो अनाज मापने का जो पैमाना था उसे द्रोण, अनाज मापने के पैमाने को द्रोण, और भूमि मापने के पैमाने को निवर्तन, और वर्षा मापने का उपकरण को एरथनी, और बाटों का मानकीकरण का निरीक्षण करने वाला मान्याध्यक्ष, और ये पोतवाध्यक्ष के अधीन था। दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं मौर्यकालीन सिक्के। दोस्तों अर्थशास्त्र में सिक्के को रूप कहा गया है। अर्थशास्त्र में सिक्के को क्या कहा गया है? रूप कहा गया है। कोई भी व्यक्ति 13.5% ब्याज देकर, कोई भी व्यक्ति 13.5% ब्याज देकर लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी करवा सकता था। तो दोस्तों जो लक्षणाध्यक्ष है ये क्या था? जो लक्षणाध्यक्ष था ये था दोस्तों, ये था राजकीय टकसाल का अधीक्षक। तो राजकीय जो टकसाल है उसका जो अधीक्षक था उसको बोलते थे दोस्तों लक्षणा अध्यक्ष। तो लक्षणा अध्यक्ष था, राजकीय टकसाल है उसका अधीक्षक। एक दोस्तों अपन रूपदर्शक था। कौन था? रूपदर्शक। ये दोस्तों मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी था। कौन था? मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी। तो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक, और राजकीय टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष था। और टकसाल के जो प्रमुख लक्षणाध्यक्ष है, इसका जो सहयोगी था उसको दोस्तों बोलते थे सौवर्णिक। तो दोस्तों राजकीय टकसाल का अध्यक्षता होता था लक्षणाध्यक्ष, और मुद्राओं का जो परीक्षण करने वाला था वो रूपदर्शक हो गया। और जो ये टकसाल का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष था, इसका जो सहयोगी था वो था सौवर्णिक। दोस्तों सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? निष्क, निष्क या सुवर्ण,
निष्क्रिय सुवर्ण क्या था? सोने का सिक्का। सोने के सिक्के को निष्क्रिय सुवर्ण बोलते थे। और पर्ण या रुपये रूप या कांसापर्ण या कांसारण कांसापर्ण पर्ण रुपये या कांसापर्ण है दोस्तों, ये चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी का। और दोस्तों ये जो पर्ण है ये मौर्य काल का प्रधान सिक्का था। तो निष्क्रिय सुवर्ण बोलते थे सोने या मतलब सोने का सिक्का था, उसको निष्क्रिय सुवर्ण। और पर्ण या रुपये या कांसापर्ण चांदी का सिक्का था। और ये पर्ण है दोस्तों, ये मौर्य कालीन का प्रधान सिक्का था। दोस्तों आपने तांबे का सिक्का भी था इसके काल में, वो था मास्क या कांकणी। मास्क एवं कांकणी, मास्क एवं कांकणी थे, ये तांबे के सिक्के थे दोस्तों। तांबे के छोटे छोटे सिक्के थे, उसको कांकणी बोला जाता था। मास्क या कांकणी दोनों कौन सिक्के थे? तांबे के सिक्के थे। और तांबे के छोटे छोटे जो सिक्के थे उसको कांकणी बोला जाता था दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों मौर्यकालीन कला। मौर्य कला दोस्तों, अशोक के जो स्तंभ है, अशोक के जो स्तंभ है उसका सुनार है वो मिर्जापुर से तैयार किया। मतलब स्तंभ का सुनार है, स्तंभ का सुनार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है अपन को? मिर्जापुर से। प्रत्येक स्तंभ है दोस्तों मौर्य काल में वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एकस्मक है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो मौर्य कालीन जो स्तंभ है वो किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से। दोस्तों अशोक का पहला स्तंभ है वो बैसाठ बखीरा का कोल्वा स्तंभ है। अशोक का पहला स्तंभ, अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है दोस्तों? वो है बैसाठ बखीरा, बैसाठ बखीरा का कोल्वा स्तंभ। तो अशोक का जो पहला स्तंभ कौन सा है? बैसाठ बखीरा का कोल्वा स्तंभ है। दोस्तों कला की दृष्टि से सारनाथ स्तंभ है वो सर्वोत्तम है। जो सारनाथ स्तंभ है दोस्तों, ये सारनाथ स्तंभ है ना दोस्तों, ये दोस्तों जो सारनाथ स्तंभ ये कला की दृष्टि से सर्वोत्तम स्तंभ है। और रुमिंदेई स्तंभ है वो सबसे छोटा स्तंभ है। तो सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? वो है रुमिंदेई, ये सबसे छोटा स्तंभ है, सबसे छोटा। और लोरिया नंदगढ़ है, लोरिया नंदगढ़, ये लोरिया नंदनगढ़, यह दोस्तों सबसे सुरक्षित स्तंभ है, सबसे सुरक्षित। तो दोस्तों सारनाथ कला की दृष्टि से सर्वोत्तम स्तंभ सारनाथ, कला की दृष्टि से सर्वोत्तम स्तंभ सारनाथ। और सबसे छोटा स्तंभ रुमिंदेई और सबसे सुरक्षित स्तंभ लोरिया नंदगढ़। दोस्तों कुम्भरहार या पाटलिपुत्र के स्तंभ को फायान ने जम्बूद्वीप स्तंभ कहा है। दोस्तों कुम्भरहार या पाटलिपुत्र, कुम्भरहार या पाटलिपुत्र है दोस्तों, इस स्तंभ को फायान ने जम्बूद्वीप का। तो फायान ने जम्बूद्वीप कौन से स्तंभ को कहा है? पाटलिपुत्र जो स्तंभ है उसको फायान ने जम्बूद्वीप स्तंभ कहा है। दोस्तों जो ये स्तंभ है इसकी जो चमकदार पॉलिश है उसकी तुलना है दोस्तों वो काले पॉलिशदार मर्तबांड से की है। किसे की है? काले पॉलिशदार मर्तबांड। तो मौर्य कालीन ने जो स्तंभ है उसको चमकदार पॉलिश की तुलना किससे की है? उत्तरी काले पॉलिशदार मर्तबांड, उत्तरी काले पॉलिश मर्दान, उत्तरी काले पॉलिश मर्तबांड से इसकी तुलना की है दोस्तों। शीर्ष पर जो पशु मतलब जो ये स्तंभ है इस पर दोस्तों जो शीर्ष मतलब ऊपर का भाग है उस पर जो पशु का आकृति हैं वो क्या क्या है? एक तो एक सिंह मतलब एक सिंह मिला है। ये एक सिंह कहाँ से मिला दोस्तों? अपन को मिला है कोल्वा बैसाठ, कोल्वा
बेसाड। ये कोलवा बेसाड कहाँ से मिला दोस्तों अपन को? वैशाली से। एक मिला दोस्तों एक सिंह की आकृति लोरिया नंदगढ़ और एक रामपुरवा स्तंभ से। तो एक सिंह की आकृति कहाँ से मिली अपन को दोस्तों? एक तो मिली है कोलवा बेसाड, ये वैशाली के अंदर है। एक लोरिया नंदगढ़ और रामपुरा स्तंभ से अपन को एक सिंह की आकृति मिली है। लोरिया नंदगढ़ एवं रामपुरा स्तंभ, इसकी चौकी पर दोस्तों दाना चुगते हुए हंसुओं का अंकन है। लोरिया नंदगढ़ एवं रामपुर जो स्तंभ है इसकी चौकी पर दाना चुगते हुए हंसू का दाना चुगते हुए हंसू का अंकन है। हंसू का अंकन, तो दाना चुगते हुए हंसू का अंकन कहाँ पे है? लोरिया नंदगढ़ एवं रामपुरा स्तंभ से। और दोस्तों एक सिंह के बाद में अपन को शीर्ष पर आकृति मिलती है, वो मिलती है गज की आकृति अपन को कहाँ से मिलती है? संकिसा स्तंभ से। एक मिलती है दोस्तों वर्षभ की आकृति, यह मिलती है दोस्तों रामपुरवा स्तंभ से। रामपुरवा स्तंभ से अपन को हंस की भी आकृति मिलती है, हंस की या वर्षभ की मिलती है और एक सिंह की मिलती है रामपुरवा स्तंभ से। और दोस्तों एक मिलता है चार सिंह, ये तो एक सिंह था, अब ये चार सिंह एक साथ कहाँ से मिले हैं? ये मिले दोस्तों सारनाथ एवं सांची स्तंभ से। दोस्तों सारनाथ या सांची स्तंभ, वहाँ से चार सिंह की आकृति मिली है। सांची के स्तंभ पर दोस्तों दाना चुगते हुए हंसू को भी दिखाया गया है। हाथी सिंह अश्व, हाथी हो गया, हाथी सिंह अश्व वर्षभ का अंकन सारनाथ स्तंभ पर किया गया है। ये सारनाथ स्तंभ है दोस्तों, इस पे हाथी सिंह अश्व वर्षभ इसका अंकन किया गया है। दोस्तों सारनाथ स्तंभ पर हाथी सिंह अश्व वर्षभ का अंकन किया गया है। महावंश में से चतुर्दश पंक्ति का है। महावंश में दोस्तों ये जो हाथी सिंह अश्व वर्षभ कहाँ मिले? सारनाथ में। तो महावंश है जो बौद्ध ग्रंथ महावंश है, वहाँ इनको उसमें दोस्तों इनको चतुर्दश पंक्ति का है दोस्तों। धोलावीरा से सर्वप्रथम पोलिस्टार स्तंभों की प्राप्ति हुई। तो कहाँ से अपन को सर्वप्रथम पोलिस्टार स्तंभों की प्राप्ति हुई है? धोलावीरा से हुई है। दोस्तों स्तूपों के प्रकार, जो ये स्तूप थे, स्तूप कितने प्रकार के थे? स्तूपों के प्रकार, स्तूपों के प्रकार दोस्तों, एक स्तूप था शारीरिक स्तूप। क्या था? शारीरिक स्तूप। जो स्तूप निर्माण होते थे मौर्य काल में, एक था शारीरिक स्तूप। यह दोस्तों पिपर हवा स्तूप है, पिपर हवा स्तूप। ये दोस्तों प्राचीनतम स्तूप है पिपर हवा, जो शारीरिक स्तूप है। एक है दोस्तों पारिभौगिक स्तूप। दोस्तों जो पारिभौगिक स्तूप है, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों जैसे पात्र, च्यूवर, पादुका आदि रखकर स्तूप का निर्माण होता था। शारीरिक स्तूप हो गया, सारा शरीर पर बनाया जाता था। पारिवारिक स्तूप है दोस्तों, जो बुद्ध भगवान जो उपयोग में जो चीजें लेते थे, पात्र, च्यूवर, पादुका आदि, इनको रखकर जो स्तूप निर्माण होते थे उसको पारिभौगिक स्तूप कहा जाता है। बुद्ध द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तुओं पर, बुद्ध द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तुओं पर यह निर्मित था। एक था दोस्तों उद्देशिक स्तूप। ये दोस्तों जो गौतम बुद्ध या पूर्वकालीन बुद्धों की स्मृतियों में बने जाते थे। ये गौतम बुद्ध या पूर्वकालीन जो भी गौतम बुद्ध या बुद्ध से जो पहले पूर्वकालीन या जो बुद्ध है उनकी जो स्मृति पर जो बनाए जाते थे, स्मृति पर, किस पे? स्मृति गौतम बुद्ध। और इसकी गौतम बुद्ध के बाद में जो भी बुद्ध हुए थे, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, और जो इनको पूर्वकालीन स्मृति पर बनाए जाने वाले जो थे उसको उद्देशिक स्तूप बोला जाता था। और इच्छा पूर्ति के लिए, मनोती के लिए जो स्तूप बनाए जाते थे उसको संकल्पित स्तूप बोलते थे। क्या बोलते थे?
संकल्पित स्तूप। ये इच्छा पूर्ति हेतु बनाए जाते थे। इसके लिए इच्छा पूर्ति हेतु। तो दोस्तों स्तूपों के प्रकार में दोस्तों शारीरिक स्तूप है, इसमें पिपरावा का स्तूप है, ये सबसे प्राचीन है। और बुद्ध द्वारा जो प्रयोग में ली गई वस्तुएं जैसे पात्र, चिवर, पादुका आदि, इनको रख के जो स्तूपों का निर्माण होता था उसको पारिभौतिक स्तूप बोलते थे। और जो गौतम बुद्ध या पूर्वकालीन बुद्धों की स्मृति पर बने जाने वाले जो स्तूप थे उसको उद्देश्य स्तूप बोलते थे। और इच्छा पूर्ति के लिए जो या मनोती के लिए जो स्तूप बनाए जाते थे उसको संकल्पित स्तूप कहा जाता था। दोस्तों अंड या उल्टा कटोरा, मेथी, हर्मिका, यष्टि एवं छत्र स्तूप है, ये स्तूपों के अंग होते थे। तो अंड, मेटी, हर्मिका, यष्टि या छत्र ये स्तूप के अंग थे। छोटे स्तूप को दोस्तों दागोवा एवं बड़े स्तूपों को महसाइक्य। छोटे स्तूप थे उनको दोस्तों बोलते थे दागोवा, और जो बड़े स्तूप थे उसको दोस्तों बोले जाते थे महसाइक्य। तो छोटे स्तूपों को दागोवा और बड़े स्तूपों को महसाइक्य। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं अशोक द्वारा निर्मित स्तूप। दोस्तों दिव्यादान में दोस्तों अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माण का श्रेय देता है। तो दिव्यादान के अंदर अशोक कितने 1000 स्तूपों का 84,000 स्तूपों को निर्माण का श्रेय देता है। दोस्तों एक दोस्तों अशोक द्वारा निर्मित स्तूप था भरहुत स्तूप। ये दोस्तों ये स्तूप अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। ये स्तूप अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? भरहुत स्तूप। एक दोस्तों था बोध गया स्तूप। दोस्तों ये अशोक ने यहाँ पर महाबोधि विहार का निर्माण कराया था। बोध गया स्तूप के अंदर अशोक ने महाबोधि विहार का निर्माण कराया था। दोस्तों एक था सांची स्तूप। दोस्तों ये स्तूप है वो अपने अलंकृत तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने अलंकृत तोरणों के लिए कौन सा स्तूप प्रसिद्ध है? सांची स्तूप। तोरणों के लिए, अलंकृत तोरणों के लिए सांची स्तूप ये प्रसिद्ध था। सारनाथ एवं तक्षशिला में धर्मराज का स्तूप है। सारनाथ एवं तक्षशिला के अंदर दोस्तों, सारनाथ एवं तक्षशिला के अंदर धर्मराज का स्तूप है। तो धर्मराज का स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ एवं तक्षशिला के अंदर। दोस्तों अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण करवाया था। दोस्तों अशोक ने जो राजधानी थी मौर्य काल की पाटलिपुत्र, वहाँ पे अशोकाराम विहार एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण कराया था। तो अशोक ने पाटलिपुत्र के अंदर अशोकाराम विहार एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण करवाया था। दोस्तों मेगस्थनीज के अनुसार पोलीपोथ्रा मतलब पाटलिपुत्र है, इसको मेगस्थनीज ने पोलीपोथ्रा भी कहा है। समानांतर चतुर्भुजाकार या आयताकार था। तो मेगस्थनीज क्या बोलते हैं, जो पाटलिपुत्र है ये समानांतर चतुर्भुज या आयताकार था। तो पाटलिपुत्र को किसने समानांतर एवं चतुर्भुजाकार एवं आयताकार कहा है? दोस्तों मेगस्थनीज ने। दोस्तों कल्लण है, उसके अनुसार अशोक ने वितस्ता नदी, कल्लण के अनुसार दोस्तों अशोक है वो जो वितस्ता नदी है उसके तट पर श्रीनगर की स्थापना की। तो श्रीनगर की स्थापना के श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक को। कि यह बात किसने कही है? दोस्तों कल्हण ने। दोस्तों इसने यहाँ पर अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो यहाँ पर जो श्रीनगर का श्रीनगर है इसकी स्थापना करके अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया था अशोक ने। ये बात कौन कहता है? कल्हण बोलता है। दोस्तों अशोक ने दोस्तों नेपाल में ललित पतन नगर का निर्माण कराया था। नेपाल के अंदर अशोक ने कौन से नगर का निर्माण कराया था? दोस्तों ललित पतन नगर का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। कहाँ पे? नेपाल के अंदर। तो ललित पतन नगर का निर्माण अशोक ने कहाँ पर करवाया था? नेपाल के अंदर। दोस्तों अपना पढ़ते हैं मौर्यकालीन मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंदर दोस्तों धोली एवं कालसी है। धोली व कालसी। दोस्तों धोली व कालसी यहाँ पर हाथी की मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति मिलती है? हाथी की मूर्ति मिलती है अपन को। और जो कालसी है इसकी हाथी की मूर्ति के नीचे गजतम लिखा हुआ है।
धौलिया कालस्य से अपन को हाथी की मूर्ति मिलती है, और जो कालस्य है इसकी हाथ मूर्ति के नीचे अपन को गजतम नाम अंकित मिलता है। दोस्तों मथुरा के परखम में यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिलती है। मथुरा के परखम है, वहाँ से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिलती है। तो मणिभद्र की मूर्ति है, यक्ष मणिभद्र की मूर्ति अपन को कहाँ से मिलती है? मथुरा के परखम से। दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं विदिशा से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो ग्वालियर में विदिशा है, ग्वालियर में विदिशा है, वहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति अपन को प्राप्त होती है। राजघाट है दोस्तों बनारस में। कहाँ पे है? राजघाट बनारस में। राजघाट कहाँ पे? बनारस में। वहाँ पे दोस्तों राजघाट बनारस से दोस्तों अपन को त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है। त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली अपन को? राजघाट बनारस से मिली है दोस्तों। और लोहानीपुर है, लोहानीपुर कहाँ पे? लोहानीपुर पटना में। तो दोस्तों लोहानीपुर पटना, यहाँ से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली। तो 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोहानीपुर पटना से। दोस्तों मौर्यकालीन मूर्तियाँ हैं, ये मरण मूर्तियाँ अयोध्या से मिली। तो मौर्यकालीन मरण मूर्तियाँ कहाँ से मिले हैं? मौर्यकालीन मरण मूर्तियाँ ये दोस्तों मिली अपन को अयोध्या से। तो दोस्तों मौर्यकालीन मरण मूर्तियाँ अपन को कहाँ से मिली हैं? अयोध्या से मिली है। थैंक यू।